गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली हमारी वीडियो में हमने क्लास 7th के चैप्टर 2 को हमने पढ़ा है। इसमें काफ़ी सारे डायनेस्टीज़ के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया कि कौन कौन सी डायनेस्टीज़ इंडिया में डेवलप हुई। इस टाइम पर महाराणा प्रताप थे, मोहम्मद गौरी थे, महमूद गजनवी थे, कैसे कैसे आए वो यहाँ पर। कुछ आए और लूट पाट करके यहाँ से चले गए, और कुछ आए जिन्होंने यहाँ पे अपनी जो डायनेस्टी थी, अपनी जो एम्पायर थी, उसको एक्सटेंड करना चाहा। उसके एक्सटेंशन के लिए वो यहाँ पर रुके और उन्होंने काफ़ी सारे एफ़र्ट्स किए। तो उन्हीं में से एक डायनेस्टी की हम बात करेंगे। जैसे पहले हमने पढ़ा था, उसमें राष्ट्रकूट आए और राष्ट्रकूटों के साथ में चाहमनाज आए, काफ़ी सारे और भी राजा हुए। तो अब इसमें हम बात करेंगे चोल डायनेस्टीज़ की। तो चोल डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जो चोल डायनेस्टी है, चोल डायनेस्टी में हमारा एरिया आता है यहाँ तक का। यहाँ से हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये जितना यहाँ पर ऑरेंज मार्क्स हो रखे हैं, ये यहाँ तक का एरिया, ये साउथ का जितना भी एरिया, साउथ एंड ईस्ट, ये सारा का सारा एरिया हमारा चोल डायनेस्टी के अंदर आता है। देखिए, फ्रॉम उरैयर टू थंजावुर, यानी कि उरैयूर से लेकर थंजावुर तक इन्होंने अपना शासन फैलाया। हाउ डिड द चोलाज राइज टू पावर? अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज मुथरियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो चोल थे, उन्होंने अपनी पावर को कैसे राइज किया, कैसे अपग्रेड किया। एक माइनर चीफली फैमिली से तो वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, शासक कैसे बने, एक बड़े शासक कैसे बने इतने बड़े एरिया के। तो हम जैसे हमने पहले पढ़ा था, सामंत होते थे, महासामंत होते थे, राजाधिराज, सब कुछ ऐसी ऐसी उपाधियाँ उनको, महामंडलेश्वर, ऐसी ऐसी उपाधि उनको दी जाती थी। तो एक बड़ा राजा हुआ करता था, एक बड़ा राजा होता था और उसी के उसमें सामंत होते थे। तो जो ये चोल हैं, ये भी थंजावुर में, सॉरी, यहाँ पर जो मुथरियार हैं, मुथरियार उनमें है, ये मुथरियार है। मुथरियार में ये एक सामंत हैं, सामंत हैं। तो सामंत फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि कावेरी के डेल्टा में होती थी। सामंत समझते, सामंत ऐसे होते हैं जैसे बाहुबली मूवी में देखते हैं, बाहुबली मूवी। तो जो बाहुबली है वो एक बहुत बड़ा राजा होता है, बहुत बड़ा। उसकी जो उस टाइम पर उसकी मदर होल्ड डाउन करती है पूरी शासन को। लेकिन बाहुबली को अगर माना जाए तो राज उसको घोषित कर ही दिया जाता है। तो जिसका महिष्मती अगर राज्य माना जाए तो एक बहुत बड़ा उसका शासक होता, राजा होता है। और उसके अंडर, जैसे देवसेना के पिताजी थे तो वो महिष्मती के अंडर में ही, लेकिन एक अलग से वो एक पर्टिकुलर एरिया के वो सामंत थे उसके, यानी कि छोटे राजा। बड़ा राजा और उसके राज्य में छोटे छोटे राजा जो होते थे, ऐसे ऐसे सामंत होते थे। तो जो चोल थे, ये भी एक मुथरियार फैमिली से बिलोंग करते थे, कावेरी डेल्टा में रहते थे। दे वर सबऑर्डिनेट द पल्लव किंग। तो पल्लव किंग के अंडर में ये काम करते थे। जैसे देवसेना के फादर जो थे वो महिष्मती के जो शासक थे उनके अंडर में काम करते थे, उनके अंडर में थे। ऐसे ही यहाँ पर जो मुथरियार थे वो पल्लव राजाओं के अंडर में होते थे। तो एक किंग था पल्लव राजाओं में, कांचीपुरम में विजयालय, जो कि एक काफ़ी, वो भी एक बड़ी चीफ फैमिली से बिलोंग करता था। जैसे ये चोल बिलोंग करते थे, मुथरियार बिलोंग करते थे, ऐसे ही विजयालय बिलोंग करता था। Captured the delta from the Muthariyarpur in the middle of the 19th century. He built the town of Thanjavur and a temple of goddess निशुम्भ सोदिनी there. तो इन्होंने क्या किया, वो एरिया, चोल जो थे उन्होंने वो एरिया जीत लिया, जो मुथरियार वाला एरिया था वो जीत लिया। और उसको जीतने के बाद अब जैसे बड़ा राजा है, उसके राज्य में छोटे छोटे सामंत होते थे, तो वो सामंत भी एक दूसरे पर अटैक करते रहते थे कि इसके एरिया को मैं अपने में मिला लूँ, मेरा एरिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर एरिया उन्हीं के अंडर में हुआ करता था। तो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं, जो पल्लव थे, पल्लव राजा के अंडर में थे, जो ये चोल थे और मुथरियार थे। चोलों ने मुथरियार पर हमला किया और उनके एरिया को जीत लिया, और वहाँ पर उन्होंने एक मंदिर बनवा दिया देवी का। ये पहुँच गए कहाँ पर, साउथर्न एरिया में, यहाँ पर पहुँच गए, इन्होंने मंदिर बनवाया यहाँ पर। द सक्सेसर ऑफ विजयालय कॉन्क्रोड नेबरिंग रीजियंस एंड किंगडम ग्रीव इन साइज एंड पावर। अब जो विजयालय थे, विजयालय के जो सक्सेसर आए, अब ये नहीं कि एक पर्टिकुलर डायनेस्टी की बात करें, चोल डायनेस्टी की बात करें तो उसमें एक ही राजा हुआ होगा, ऐसा नहीं है। उसमें काफ़ी सारे राजा होते हैं, लेकिन डायनेस्टी तो पूरी मानी जाती है। अब जैसे मुग़ल वंश की बात करें तो मुग़ल वंश
कहाँ से शुरू हुआ, बाबर से शुरू हुआ, बाबर से शुरू होके आगे जाके औरंगज़ेब पे ख़त्म हुआ। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे उसके बीच में राजा आए, अकबर आया, हुमायूं आया, बहुत सारे, और जहांगीर आया, बहुत सारे राजा आए। तो ऐसे ही इसमें चोल डायनेस्टी में भी काफ़ी सारे राजा आए हैं। तो उनके जो विजयालय के जो सक्सेसर थे, उन्होंने अपनी जो किंगडम थी उसको काफ़ी डेवलप किया। द पांड्यन एंड द पल्लव टेरिटोरीज टू द साउथ एंड द नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। और जो पल्लवों की और पांड्यन की जो टेरिटोरीज थी वो भी उन्होंने अपने राज्य में मिला ली थी, अपने राज्य का पार्ट उन्होंने उसको भी बना लिया था। देखिए यहाँ पर राजराजा फर्स्ट हुआ, उसमें कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोल रूलर। जो राजराजा फर्स्ट था वो चोल डायनेस्टी का सबसे पावरफुल राजा माना जाता था। बिकम किंग इन 985 में 985 में वो राजा बन गया था। एंड एक्सपेंडिंग कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। और ज़्यादातर जितने भी चोल डायनेस्टी के अंदर जितना भी एरिया आता है, हम लोग ये देख रहे हैं कि साउथ से लेके इधर ईस्ट तक जाता है, ऊपर पश्चिम बंगाल तक ये जाता है। तो वहाँ तक जितना भी एरिया, उसमें से मोस्ट ऑफ एरिया राजराजा फर्स्ट ने अंडरटेक कर लिया था वो। ही ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। राजराजा सन राजेंद्र फर्स्ट कंटिन्यूड हिज पॉलिसीज एंड इवन रेडेड द गंगा वैली। अब राजराजा के बाद उसका जो बेटा हुआ राजेंद्र फर्स्ट, उसने अपने फादर की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू रखा और गंगा वैली पर उन्होंने रेड मारी, हमला किया। श्रीलंका एंड कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एरिया, उन्होंने श्रीलंका पर भी अपना अधिकार कर लिया। और साउथ ईस्ट एरिया जितना भी था, यानी कि साउथ का और ईस्ट का, ये इधर नहीं गए, ये वेस्ट साइड में, नॉर्थ साइड में नहीं गए। इन्होंने अपनी डायनेस्टी थी, जो अपना शासन था, एम्पायर था, वो किधर एक्सटेंड किया इन्होंने? साउथ और ईस्ट में इन्होंने एक्सटेंड किया। इधर चले, ये बंगाल की खाड़ी के साथ साथ लगता हुआ जितना भी एरिया है, इधर ये लोग गए। श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एरिया डेवलपिंग ए नेवी फॉर दीज एक्सपेंडिशंस। और उसके लिए उन्होंने अपनी एक नेवी बनाई। नेवी देखिए, उस टाइम पर इनके पास बड़े बड़े इतनी डेवलपमेंट इन्होंने अपने टाइम में कर ली थी, जिन चीज़ों के बारे में हम कहते हैं कि ब्रिटिश आए, ब्रिटिश ने ये किया, ब्रिटिश ने वो किया। तो जो इनकी बात करें चोल की, तो उस टाइम पे देखो 8वीं 9वीं शताब्दी की बात है, उस टाइम पे इन्होंने एक नेवी अपनी बनाई हुई थी। पानी के जहाज़, शिप, बोट्स वगैरह सब कुछ इनके पास होता था, जिसकी हेल्प से ये एक दूसरे राज्यों को अपने अंडर में लेते थे, हमला करके उन पर। तो इतनी डेवलप नेवी आर्मी उनकी उस टाइम पे हुआ करती थी। स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, स्प्लेंडिड बड़े बड़े भव्य आकर्षक मंदिर इन्होंने बनवाए, जो कि एक आर्किटेक्चर का बहुत अच्छा नमूना माने जाते थे। एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, और तांबे की, कांसे की मूर्तियाँ इन्होंने बनवाई। द बिग टेम्पल ऑफ थंजावुर एंड गोलकुंडा चोलपुरम बिल्ड बाय राजराजा एंड राजेंद्र। जो थंजावुर के गोलकुंडा और चोलपुरम मंदिर हैं, वो किसने? राजा ने और राजेंद्र ने बनवाए, दोनों राजाओं ने बनवाए। आर द आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल्स, बहुत अच्छे वो जो आर्किटेक्चर माने जाते हैं। चोल टेम्पल ऑफन बिकेम द न्यूक्ली ऑफ सेटलमेंट विच ग्रीव अराउंड दैम। These were centers of craft production. Temples were also endowed with land by ruler and as well as by others, the produce of this land. अब देखिए, टेम्पल्स के बारे में एक बात कही जाती है, जैसे किसी भी रूलर ने टेम्पल बनवाया, कोई भी बड़ा टेम्पल बनवा दिया। अब वो मंदिर इतने बड़े बड़े बनवाते थे, उसके उनको दो फ़ायदे होते थे। एक फ़ायदा तो ये होता था कि आने वाले टाइम में जो भी टेम्पल को देखेगा वो याद करेगा कि ये उस राजा ने बनवाया था, तो मेरी यादगार रहेगी कि ये उस राजा ने बनवाया था, मेरा नाम इसके साथ जीता रहेगा जब तक ये मंदिर रहेगा। तो ये उनको अपनी प्रसिद्धि के लिए वो मंदिर बनवाया करते थे। दूसरा, जो प्रोस्पेरिटी होती थी, प्रोस्पेरिटी नज़र आती थी इससे। अब डिपेंड करता था, अगर किसी राजा ने बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, मंदिर बनवाए हैं, इट मीन्स वो काफ़ी संपन्न रहा होगा, काफ़ी पैसा होगा उसके पास, तभी उसने इतना कुछ करने के बारे में सोचा। तो ये भी वहाँ से शो होता था। और तीसरी जो बात होती थी, ये मंदिर जो होते थे लोगों के लिए मतलब आकर्षक का केंद्र बने हुए होते थे। तो इन मंदिरों में लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो जो उसके आसपास के एरियाज़ होते थे, वहाँ पर जो क्राफ्ट होता था, क्राफ्ट का बिजनेस होता था, क्राफ्ट प्रोफेशनल लोग होते थे, उनका काम बड़ा अच्छा चलता था।
वहाँ पर रोज़गार की कोई कमी नहीं रहती थी। यानी कि एक मंदिर बनवाने से राजा की अपनी फेम भी बढ़ती थी, लोगों को वहाँ एक घूमने की एक अच्छी जगह, एक मतलब आर्किटेक्चर का एक अच्छा नमूना वहाँ पे देखने को मिल जाता था। और दूसरा जो वहाँ के आसपास के जो लोकल लोग होते थे उनका जो प्रोफेशन होता था वो बड़ा डेवलप वहाँ पर होता था, उनकी इनकम की कोई दिक्कत नहीं रहती थी। मंदिर बनवाते ही वो एरिया अपने आप संपन्न हो जाया करता था। यहाँ पे देखिए स्कल्पचर, ब्रॉन्ज स्कल्पचर यहाँ पर दिखाया गया है। Went into maintaining all the specialists who work at the temple and very often lived near it। अब उन मंदिरों के पास में काफ़ी सारे लोगों, मंदिर बनने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिल जाया करता था। जिनको रोज़गार मिलता था उनमें मेनली कौन कौन होते थे? प्रिएस्ट होते थे, गार्लैंड मेकर्स होते थे, जो पुजारी होते हैं मंदिरों में, साफ उसकी रख रखाव करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, मंदिर की पूजा पाठ का काम देखते हैं, वो चढ़ावा लेते हैं। अब यहाँ पे गार्लैंड मेकर, माला बनाने वाले लोग मंदिर में जाते हैं तो फ्लावर्स एंड गार्लैंड्स ऑफर करते हैं। कुक्स खाना बनाने वाले, अब कुछ लोग दूर से आते हैं तो खाना फिर वो वहीं पर ही परचेज करके खाते हैं। स्वीपर्स, साफ़ सफाई करने वाले, अब इतने लोग वहाँ पर आएंगे तो गंदा तो होगा, उसकी सफाई मेंटेन करने के लिए इतने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो रोज़गार काफ़ी लोगों को उस मंदिरों की वजह से मिल जाया करता था। एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिशियंस होते थे, डांसर्स होते थे, तो सबको वहाँ पे एक काम मिला हुआ था, प्रोफेशन उनका सबका अच्छा चलता रहता था। इन अदर वर्ड्स टेम्पल वर नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप। दूसरे शब्द में हम ये भी कह सकते हैं कि जो टेम्पल्स होते थे वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं होते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंदिर बनवाने के पीछे उनके काफ़ी सारे पर्पजेज हुआ करते थे। तो देखिए ये चीज़ इसने बुक में भी क्लियर कर दिया कि जो मंदिर होते थे सिर्फ वो पूजा के लिए नहीं होते थे। दे वर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। वो वहाँ पर उनकी राजाओं की सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ को रिप्रेजेंट करते थे मंदिर। मंदिर जितना भव्य होगा, जितना सुंदर होगा, जितना बड़ा होगा, इट मीन्स राजा उतना प्रोस्पेरियस है, राज्य उतना संपन्न है, इकोनॉमिक कंडीशन राज्य की अच्छी है। और जो मंदिर का आसपास का जो वातावरण होता था वो शो करता था कि सोशल लाइफ कैसी है यहाँ पे लोगों की। और जो वहाँ पे सामान बिकता था उससे वहाँ के कल्चर का पता चलता था, लोगों के रहन सहन को देख के वहाँ के कल्चर का पता चलता था। तो मंदिर जो थे सिर्फ पूजा के लिए नहीं होते थे, वो काफ़ी सारी चीज़ों को माइंड में रख के बनाए जाते थे। और उनका जो मोटिव होता था मंदिर बनाने के पीछे, एक मंदिर बनाने के बाद वो फुलफिल हो जाया करता था। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब चोल डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं तो चोल डायनेस्टी में एग्रीकल्चर और इरिगेशन की बात करेंगे। तो देखिए चोल डायनेस्टी में हमने पढ़ लिया कि उन्होंने अपना राज्य कैसे एक्सटेंड किया। साउथ ईस्ट एरिया में उन्होंने अपना पूरा राज्य एक्सटेंड किया, मंदिर बनवाए, मूर्तियाँ बनवाई। अब एग्रीकल्चर और इरिगेशन की बात करेंगे। नेवी वगैरह भी वो लोग रखते थे, ये भी उनकी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। Many of achievements of the Cholas were made possible through new development in agriculture। अब जो चोल राज्य थे, चोल शासक थे, उनकी जो बहुत सारी अचीवमेंट्स थी वो सारी ज़्यादातर उनमें से डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट पर वो डिपेंड करती थी। तो इसीलिए उन्होंने एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट पर एक स्पेशल फोकस किया कि एग्रीकल्चर सिस्टम अगर हमारा डेवलप होगा तो हमारा जो एम्पायर है वो डेफिनेटली डेवलप करेगा। अब जैसे कि हम उसमें मैप में हमने देखा, जो एरिया दिखाया गया उसमें जो कावेरी नदी है उसके काफ़ी सारे चैनल्स बने हुए हैं। यानी कि जब नदी समुंदर में गिरती है, जैसे कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, तो वो काफ़ी सारी स्ट्रीम्स में, पतली पतली स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है। ऐसे यहाँ पर कावेरी नदी भी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो गई है। तो जो उसके जो चैनल्स बन गए हैं उनके बीच का जो एरिया है, अब नदी पीछे से काफ़ी सारे जो सेडिमेंट्स हैं उनको बहा कर लेकर आती है, तो वो उनको फिर उस एरिया में जाके, जो खाड़ी वाला एरिया होता है उस पे जाके डिपॉजिट कर देती है। तो वो एरिया काफ़ी डेवलप हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी जो सॉइल होती है काफ़ी फर्टाइल होती है, वहाँ पर कोई भी फसल आसानी से उगाई जा सकती है। दूसरा, अब जब नदी बहती है तो ज़मीन के अंदर नमी भी बनी रहती है, मॉइस्चर रहता है, तो ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। कम वहाँ पर आर्टिफिशियल इरिगेशन के बिना भी अच्छी फसल ली जा सकती है।
Although agriculture had developed earlier in the other part of Tamil Nadu, it was only from the 5th and 6th century that this area was opened up for large scale cultivation. अब जो तमिलनाडु का एरिया है, सबसे पहले वहाँ पर काफ़ी पहले वहाँ पर खेती जो थी वो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम था काफ़ी डेवलप हो चुका था। वहाँ पर कल्टीवेशन के लिए वहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल में ज़मीन को यूज़ किया जाता था। फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम रीजन। कुछ एरियाज़ में क्या हुआ, कुछ रीजन में जंगलों को साफ़ करके खेती की जाने लगी। जब उन्होंने देखा कि ये वाला एरिया तो खेती के लिए काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने जंगलों को भी वहाँ के साफ़ करवा दिया और उस ज़मीन को भी खेती के यूज़ में लिया। लैंड हैड टू बी ट्रेवल इन अदर लेवल्ड इन अदर एरिया। और कुछ एरियाज़ में ज़मीन को लेवल में लेके, जैसे होता है कहीं पे ज़मीन ऊंची होती है, कहीं पे नीची होती है, आजकल भी ऐसा होता है, फिर उसको तरह लगा के ठीक किया जाता है। तो ऐसे उस टाइम पे भी ज़मीन का जो लेवल था वो लेवल ठीक किया गया, उसको एक लेवल में लेकर के आए और उसको खेती के लायक उन लोगों ने बनाया। जो चीज़ें हम आज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे देश में जो पहले राजा आ चुके वो सब कुछ कर चुके। वो इतने पुराने टाइम से हमारे यहाँ पर सब कुछ होता था। In the delta region, embankments had to be built in prevent flooding and canals had to be constructed. अब उस वहाँ पर जो बाढ़ अब मैंने आपको बताया कि कावेरी रिवर की वहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रीम्स होती थी। कहीं पर बरसात के सीज़न में नदियाँ ओवरफ्लो भी हो जाती हैं, तो फ्लड का डर रहता है। अगर बाढ़ आ जाएगी तो सारी फसलें ख़राब हो जाएंगी। तो उसके लिए क्या करते थे वो, उसके लिए वो बाढ़ के लिए रोकथाम भी करके रखते थे। जहाँ से उनको होता था कि यहाँ से बाढ़ आ सकती है, यहाँ से ओवरफ्लो हो सकता है, तो वहाँ पर वो पहले ही बैरियर बना दिया करते थे। और क्या बनाते थे वो, कैनल्स हैड टू बी कंस्ट्रक्टेड टू कैरी वाटर टू द फील्ड। अब वहाँ पर सुरंगें भी बनाई जाती थी, कैनल्स बनाई जाती थी, छोटी छोटी जैसे नहरें होती हैं, पतली पतली नहरें निकाली जाती है। जैसे आजकल पानी के लिए भी नहरों में से छोटे छोटे रजभाई वगैरह निकाल दिए जाते हैं, जिससे खेतों में अच्छी तरह से सिंचाई हो सके। तो वो लोग भी ऐसे ही करते थे, खेतों तक पानी लाने के लिए मैन मेड नहर उनको कह सकते हैं हम लोग। मैन मेड लेक होती, झीलें होती हैं, नहरें होती हैं, ऐसे वो वहाँ पर बनाई जाती थी। इन मैनी एरियाज़ 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन अ ईयर। काफ़ी सारे एरियाज़ में एक साल के अंदर 2-2 फसलें ली जाती थी। इन मैनी केसेज इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली। कई जगहों पर ज़रूरी होता था कि जो फसलें होती थी उनको आर्टिफिशियली वाटर दिया जाए, इरिगेशन की जाए वहाँ पर, और कुछ जगह पर इरिगेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन इन सम एरियाज, वेल वर डग इन अदर प्लेसेज, ह्यूज टैंक वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क रिक्वायर्ड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग deciding on how water is to be shared. Most of the new ruler as well as people living in villages took an active interest in these activities. अब देखिए, अगर कहीं ऐसा नहीं होता था कि हर बार जो फसलें हैं वो ज़मीन के मॉइस्चर से ही काम चला ले। कई बार क्या होता था कि उसको इरिगेशन की भी ज़रूरत पड़ती थी, आर्टिफिशियल इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसके लिए काफ़ी सारे उन्होंने टेक्निक्स यूज़ की हुई थी, जैसे कुआं बना के पानी निकाला जाता था उससे। दूसरा, बड़े बड़े टैंक बनाए जाते थे कि जिसमें रेन वाटर कलेक्ट हो जाए और जब फसलों को ज़रूरत हो तो उसमें वो दे दिया जाए, फसलों को वो दे दिया जाए। काफ़ी सारी प्लानिंग की जाती थी उसके लिए। और ये जो वाटर शेयरिंग की जो सिस्टम थे वो पहले ही डिसाइड किए जाते थे कि कैसे कैसे हम आने वाले टाइम पे कैसा रहने वाला है पानी का सिस्टम, कौन सी फसल हमने लगानी है, फिर उसको हम पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको कैसे कंप्लीट करेंगे, सब कुछ वेल प्लान हुआ करता था, प्री प्लान कर लिया जाता था सब कुछ। और इसमें ज़्यादातर जो गांव में रहने वाले लोग थे वो इसमें ज़्यादातर एक्टिव पार्ट उनका रहता था, वो ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लिया करते थे इन एक्टिविटीज़ में, खेती से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, अब हम उस एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। अब वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड, कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता था। सेटलमेंट ऑफ पीसेंट्स नोन एज और बिकम प्रोस्पेरियस विद द स्पीड ऑफ इरिगेशन एग्रीकल्चर। अब जो पीसेंट्स और सेटलमेंट्स ऑफ पीसेंट, जो किसान होते थे, उनकी
जो सेटलमेंट थी वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती थी एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए, ताकि खेती का जो एरिया है वो बढ़ाया जा सके। सबसे पहले उनकी सेटलमेंट कैसे करनी है ये डिसाइड किया जाता था। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट कॉल्ड नादू। अब जो ऐसे ऐसे गांव हुआ करते थे जहाँ पर मेनली खेती का ही काम किया जाता था, उन गाँव का एक बड़ा ग्रुप बना दिया जाता था और उसको नादू कहा जाता था। द विलेज काउंसिल इन नादू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। अब जो गाँव की जो काउंसिल होती थी, गांव की जो मेन गांव का कोई मुखिया होता था, गांव की जो अपनी एक अलग से पंचायत होती थी वो, और जो नादू होता था, सभी गांव का जो हेड होता था वो बैठ के काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते थे, अपने सलाह मशवरा करके एक दूसरे से जो भी उनके फेवर में होता था डिसाइड करते थे बैठ के। और जैसे कोई जस्टिस का मामला होता था तो उसको सुलझाते थे, और टैक्स कलेक्ट करना होता था तो टैक्स कलेक्ट करते थे। रिच पीसेंट्स ऑफ द वेलाला कास्ट एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नादू अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल चोल गवर्नमेंट। तो काफ़ी सारे जो लोग थे, जैसे वेलाला के जो पीसेंट थे, अमीर पीसेंट्स थे, और जो नादू थे, वो सारे के सारे जो सेंट्रल चोल गवर्नमेंट थी उनके अंडर काम करते। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि पहले जो चोल थे ना, ये भी पल्लव राजाओं के अंडर में काम करते थे, सामंत थे ये उनके। अब इन चोल राजाओं के सामंत कौन थे? नादू थे, और जो बड़े बड़े जमींदार थे वो हुआ करते थे। द चोल किंग गेव सम रिच लैंड ओनर्स टाइटल लाइक अब चोल राजा जो थे वो ज़मीनों में उनका खास इंटरेस्ट हुआ करता था, तो ज़मीनें वो दान में भी दिया करते थे। तो चोल वंश में जो दान में दी जाने वाली ज़मीनें थी वो यहाँ पर मेंशन हुई हैं। वेलन वगैरह किसको दी जाती? जो नॉन ब्राह्मण पेशेंट्स होते थे उनको दी जाती थी, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी जाती थी, साला भोग स्कूल को दी जाती थी, देवदान जो होती थी मंदिरों को दान दी जाती थी, और जो पल्ली छंदनम होती थी वो जैन इंस्टीट्यूशंस को दान में दी जाती थी। अब जो ज़मीनें होती थी वो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी, तो उसमें उनके रख रखाव की, मेंटेनेंस की सारी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर लेते थे कि जो हमने दान में ज़मीन दी है उसका बेनिफिट होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए और पब्लिक को भी होना चाहिए। तो इस तरीके से वो उसकी मेंटेनेंस का भी ध्यान रखते थे। इसीलिए जो साउथर्न एरिया इंडिया का, वहाँ पर पंडित लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो चोल वंश के लोग हुआ करते थे तमिलनाडु के आसपास ही, वहीं पे उनको वो सारी ज़मीनें दान में दिया करते थे, ताकि उसकी मेंटेनेंस भी हो जाए और उसका रख रखाव भी करे और खेती बाड़ी भी होती रहे। तो ये हमने आज चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।